आधे घंटे की संपूर्ण रिवीजन सीरीज में एक सेगमेंट प्राचीन इतिहास हो गया है। आइए और वो पॉलिटी हो गई है। ठीक, और आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए, जीएस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम तेजी से आधे घंटे में मध्यकालीन इतिहास के संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो 800 से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत में क्या चल रहा था? त्रिपक्षीय संघर्ष एक फेमस फैक्ट है। इसमें कौन कौन शामिल था? कौन कौन से तीन पक्ष थे? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। कारण क्या था? कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए लगभग 100 वर्ष या उससे अधिक ये युद्ध चला, ये संघर्ष चला। अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों की होती है। इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। 730 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी भीनमाल थी। त्रिकोणीय संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? वत्सराज के समय प्रारंभ होता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार का शासक कौन था? राज्यपाल था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। राष्ट्रकूट वंश, इसका संस्थापक दंतिदुर्ग था। 752 ईस्वी में स्थापना की थी इसने। राजधानी मानेकखेत थी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का ही शासक था। अंतिम शासक कौन था इसका? कृष्ण द्वितीय या कर्क द्वितीय, कर्क द्वितीय इसका अंतिम शासक था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 ईस्वी में स्थापना हुई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पालवंशी शासक धर्मपाल ने की थी। अंतिम शासक इसका गोविंद पाल था। भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी कौन कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासम सबसे पहली बार 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। महमूद गजनवी इसके बाद, और उसके बाद मोहम्मद गोरी, ये आक्रमणकारी थे। गजनी के शासक गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। 998 से 1030 ईस्वी तक ये जीवित रहता है। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। उसके पहले बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है। भारत पर आक्रमण इसने 17 बार किए थे। 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे। सोमनाथ मंदिर पर, जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर प्रसिद्ध आक्रमण था, 1026 ईस्वी में इसने किया था। दरबारी विद्वान इसके कौन कौन थे जो बहुत प्रसिद्ध थे? अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद की रचना की। उतबी, जिसने किताबुल यामनी लिखी। फिरदौसी, जिसने शाहनामे लिखी। और वैहाकी, जिसने तारीख सुबुक्तगीन लिखी। मोहम्मद गोरी की बात करें तो गोर प्रांत का शासक था। इसका प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। गुजरात आक्रमण इसका बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें भीम द्वितीय ने इसको पराजित किया था। मूल राज द्वितीय या भीम द्वितीय, इसने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया। इसके अन्य प्रमुख युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान से ये हारा। उसके बाद तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से इसने जीत दर्ज की। चंदावर का युद्ध इसके बाद किया इसने 1194 ईस्वी में जयचंद से, जिसमें गोरी विजयी रहा। तो अंतिम रूप से गोरी ने जयचंद को हराने के बाद अंततः सल्तनत काल की शुरुआत कर दी थी। क्योंकि इसी के बाद सल्तनत काल की शुरुआत होती है, गुलाम वंश की शुरुआत होती है। क्यों गुलाम वंश की? क्योंकि गुलामों से ही शासन करवाने की जो रवायत शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है। जो पहला शासक था वो गुलाम था इसका। सल्तनत काल में जो 5 प्रमुख वंश थे, गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी और लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। गुलाम वंश के जो सुल्तान थे प्रमुख, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला 1206 से 1210 ईस्वी तक। फिर आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी तक। देखिए, ध्यान रखिएगा। फिर इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक। उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में कुछ समय के लिए बना था। फिर रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी। उसके बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। फिर नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी। फिर गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक। प्रमुख शासक जो थे गुलाम वंश के, उनके कार्य: कुतुबुद्दीन ऐबक
1206 ईस्वी में गुलाम वंश की इसने स्थापना की। लाख बख्श एवं कुरान खां के नाम से भी इसको जाना जाता था, क्योंकि लाखों का ये दान देने वाला शासक था। बहुत दान वगैरह किया, दान पुण्य किया करता था। निर्माण इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण करवाया। कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, इसकी शुरुआत, इसकी नींव इसी ने रखी थी। हालांकि इसको पूरा नहीं करवा पाया, और पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर करके। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में राजधानी लाहौर से इसने दिल्ली हस्तांतरित की। सबसे पहले इसी ने दिल्ली को राजधानी बनाया। इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। 40 गुलाम सरदारों के संगठन तुर्काने चिहलगानी का गठन इसी ने किया था। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलवाए थे इसने। इक्ता प्रणाली इसने शुरुआत की, इक्ता प्रणाली की। रजिया सुल्तान जो प्रमुख इल्तुतमिश के बाद जो उत्तराधिकारी थी उसकी, और प्रमुख सुल्तान बनी। इल्तुतमिश की पुत्री थी और इसकी उत्तराधिकारी थी। दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला थी, जो पहली महिला थी। अल्तुनिया से इसने विवाह किया था। अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह भी किया था बाद में। बलबन इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी इसने, तथा स्वयं को नियामते खुदाई कहा था। ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस को इसने लागू किया था। इसने नौरोज़ त्यौहार मनाना शुरू किया। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी इसने। तुर्काने चहलगानी को इसने समाप्त कर दिया था। सरदारों का जो आतंक, जो अमीरों का आतंक था, जो उनका प्रभाव था, उसको समाप्त इसी ने किया था। खिलजी वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो खिलजी वंश की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था। 1290 में इसकी स्थापना की थी। क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की इसने स्थापना की थी। किसकी? क्यूमर्स की। मलिक छज्जू ने इसके समय विद्रोह किया था। ये पूछता है कि मलिक छज्जू ने किसके समय विद्रोह किया? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय। 1296 ईस्वी में इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी। और सबसे महत्वपूर्ण शासक ये बना था दिल्ली सल्तनत का, अगर कहें पहला महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण शासक, और इल्तुतमिश के बाद दूसरा सबसे रिलेवेंट शासक बना था। तीसरा, क्योंकि बलबन ने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो पहला आक्रमण इसने गुजरात के विरुद्ध किया था। इसने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। मलिक काफूर नामक दास गुजरात से ही इसको प्राप्त हुआ था। इसके द्वारा प्रारंभ किए गए जो कार्य थे, भूमि की पैमाइश करा करके लगान वसूल करना। इसके लिए इसने दीवाने मुस्तक राज नामक विभाग की स्थापना की। बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण प्रणाली इसने लागू की। घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया या दाग और हुलिया प्रथा इसने शुरुआत की। इसके जो प्रमुख अभियान थे, और क्रम से याद रखिएगा, गुजरात सबसे पहले कर्णदेव था वहाँ का शासक, फिर रणथंभौर हमीर देव वहाँ का शासक था, फिर मेवाड़ रतन सिंह वहाँ का शासक था, फिर मालवा महालक उसका शासक था, जालौर कल्हड़ देव शासक था, देवगिरी रामचंद्र देव या शंकर देव वहाँ का शासक था, वारंगल का प्रताप रुद्र द्वितीय शासक था, द्वार समुद्र का वीर बल्लाल तृतीय शासक था, मदुरै का वीर पांड्य शासक था। और ये पूछता भी है, मिलान के लिए भी आता है, और क्रम भी आता है कि कब इसके जो अभियान थे कब कब किसके अगेंस्ट थे, क्रम से लगाने के लिए आता है। अंतिम शासक जो था खिलजी वंश का, नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। तुगलक वंश के प्रमुख शासक तो गयासुद्दीन तुगलक, इसने स्थापना की थी इसकी 1320 ईस्वी में। तुगलक वंश का यह संस्थापक था। इसने उदारता की नीति अपनाई थी। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान था यह दिल्ली सल्तनत का। तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आता है। सबसे योग्य लेकिन सबसे अभागा शासक इसी को कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का। 1325 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था, 51 तक शासन किया था। इसका वास्तविक नाम जूना खां था, या उलूग खां भी कहीं कहीं मिलता है इसका नाम। प्रमुख जो कार्य थे इसके, दोआब में कर वृद्धि इसने की थी। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी। सांकेतिक मुद्रा का चलन इसने करवाया था, और खुरासान व कराचिल का अभियान इसने किया था। और चारों ही जो चीज़ें थी ये प्रमुख, ये सभी इसके अगेंस्ट चली गई। किया इसने अच्छा सोच कर था, लेकिन उसका परिणाम गलत हुआ कहीं ना कहीं इसके लिए। और इसी क्रम में पूछता भी है, सबसे पहले दोआब में कर वृद्धि, फिर राजधानी दिल्ली से दौलता, फिर
सांकेतिक मुद्रा का चलन और खुरासान और कराचिल का अभियान सबसे लास्ट में। दीवाने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना इसी ने की थी। इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तो इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था पूछता है, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, जो भारत आया था। इसका यात्रा विवरण ग्रंथ जो है इसका नाम रेहला है। फिर फिरोज शाह तुगलक इसके बाद का प्रमुख शासक रहता है। इसके बारे में क्या है, इसने इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लगाए थे, खराज, खुम्स, जजिया और जकात। सिंचाई कर या हके शर्ब जिसको कहते थे, लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था ये। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना यही करता है। इसके द्वारा बसाए गए नगर जो थे फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। दीवाने खैरात, दारुल शफा, दीवाने बंदगान की स्थापना इसी ने की थी, इन सब संस्थाओं की। शशगनी नामक सिक्का इसने चलवाया था और ब्राह्मणों पर भी जजिया इसने सबसे पहले लगाया था। नसीरुद्दीन महमूद, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक। देखिए आप एक चीज देख रहे होंगे कि गुलाम वंश के लगभग सभी अंतिम शासकों का नाम नसीरुद्दीन से ही शुरू हो रहा है। तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक ये था। इसके शासनकाल में मलिक सरवर जौनपुर को स्वतंत्र राज्य उसने बनाया था, मलिक सरवर ने। इस कहते हैं कि एक ट्रांसजेंडर था। इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। यह भी पूछता है कि तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, किसके शासनकाल में किया था। सैयद वंश, इसका संस्थापक खिज्र खां था। खिज्र खां तैमूर लंग का ही सेनापति था। इस वंश का अंतिम शासक जो था अलाउद्दीन आलम शाह था। अंतिम जो वंश रहता है लोधी वंश, इसके जो प्रमुख शासक थे बहलोल लोधी। 1451 में इसने स्थापना की थी। बहलोली नामक सिक्का इसने चलाया था। जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में इसी ने मिलाया था और कई बार पूछा है ये प्रश्न। सिकंदर लोधी इसके बाद शासक बनता है। 1504 ईस्वी में आगरा शहर इसी ने बसाया था और इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन इसी ने करवाया था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखता था सिकंदर लोधी। इसके काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी नाम से किया गया। गान विधा के ग्रंथ लज्जते सिकंदरी शाही की रचना भी इसी के शासनकाल में होती, सिकंदर लोधी के। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था ये। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में। इब्राहिम लोधी की इसमें हार हुई थी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और मारा गया। इसी के साथ सल्तनत काल का अंत होता है और मुगल काल की शुरुआत होती है। सल्तनत काल के प्रमुख जो प्रशासनिक अधिकारी थे, पद नाम क्या था, वजीर, ये वित्त विभाग का प्रमुख होता था। आरिजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवाने इंशा या दबीरे रसालत शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। दीवाने रसालत विदेशी विभाग का अध्यक्ष होता था। सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। बरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। वकीले हाजिब दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी होता था। सरे जहांदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था। मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक होता था। मुशरिफ ए मुमालिक महालेखाकार होता था। देखिए हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये वीडियो ख़त्म हो, ताकि आपका समय बचे और एग्ज़ाम टाइम में 15 से 20 मिनट में स्पीड करके आप कंप्लीट वीडियो कर सकें। प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं संस्थापक नायबे मामलिकात या प्रशासन संचालन संबंधित ये था, बहराम शाह ने इसकी स्थापना की थी। दीवाने अर्ज जो कि सैन्य विभाग था, बलबन ने इसकी स्थापना की थी। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी। दीवाने मुस्तखराज बकाया राजस्व वसूली के लिए जो था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने बंदगान दासों की देखरेख के लिए जो था फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात दान विभाग था ये, फिरोज शाह तुगलक। दार उल शफा चिकित्सा विभाग चिकित्सा के लिए
फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। सल्तनत कालीन विभिन्न स्थापत्य किसने निर्माण करवाया, कहाँ पर स्थित है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में कुतुब मीनार दिल्ली में इसकी नींव इसने रखी थी कुतुब मीनार की। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था दिल्ली में। मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण करवाया था दिल्ली में। इसके अलावा कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था। बलबन ने बलबन का मकबरा दिल्ली में और लाल महल दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा दिल्ली में, हजार सितुन का महल दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक ने जमात खाना मस्जिद दिल्ली में, अलाउद्दीन खिलजी ने जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में, ठीक है। अलाई दरवाजा, हजार सितुन और जमात खाना मस्जिद। मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का किला दिल्ली में, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया था दिल्ली में। बाकी की चर्चा हम कर चुके हैं अलग अलग सुल्तानों के जब चर्चा कर रहे थे। सल्तनत कालीन जो साहित्य हैं इनका मिलान करने के लिए आता है और सारे महत्वपूर्ण किताबें यही हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। किताबुल हिंद तहकीक हिंद जिसके कहते हैं अलबरूनी ने, तारीख़ यामनी उतबी ने, ताजुल मासिर हसन निज़ामी ने, तबकात नासिरी मिनहाजुस सिराज ने, सियासतनामा निज़ामुल मुल्क तुसी ने, फतुह उस सलातीन मलिक इसामी ने, तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरनी ने, फतवाए जहादारी ज़ियाउद्दीन बरनी ने, फुतुहात फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ शाह तुगलक ने स्वयं लिखी थी। खज़ाइन उल फुतूह नू सिपर आशिका और तुगलक नामा अमीर खुसरो ने पुस्तकें लिखी हैं। रेहला इब्न बतूता का यात्रा विवरण है। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है। शाहनामा फिरदौसी की है। चंदायन दाऊद की है। मृगावती कुतुबन की है। ज़फ़रनामा मुल्ला यज़दी की है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कुतुब मीनार का जो एक बार फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने से वो ध्वस्त हो गया था, ठीक है, आखिरी ऊपरी जो मंजिल था, तो चौथी मंजिल का पुनरुद्धार जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। चलिए, विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान नाम मतलब तब इसका नाम हम्पी था। इसके संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। संत विद्यारण्य के प्रभाव से इन्होंने उनकी उत्प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसमें कुल 4 राजवंश आते थे, संगम, सालू, तुलु और अराविडु क्रम से। पहले संगम, फिर सालू, फिर तुलु और फिर अराविडु वंश ने शासन किया। विजयनगर के जो शासक थे, संगम वंश की बात करें तो हरिहर प्रथम सबसे पहला, या संस्थापक अगर पूछे तो हरिहर प्रथम था। फिर बुक्का प्रथम दूसरा शासक बनता है, फिर हरिहर द्वितीय, फिर विरूपाक्ष प्रथम, फिर बुक्का द्वितीय, देवराव प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। सालू वंश की स्थापना नरसिंह सालू ने की थी 1485 में। नरसा नायक अन्य इसका महत्वपूर्ण शासक था। तुलु वंश की स्थापना 1505 ईस्वी में होती है। 1565 ईस्वी तक एक महान शासक इसी में कृष्णदेव राय रहता है। वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी 1505 में। उसके बाद अगला महान शासक सबसे जो था कृष्णदेव राय, उसके बाद अच्युतदेव राय, फिर वेंकट प्रथम, फिर सदाशिव राय, फिर अराविडु वंश अंतिम वंश जो आता है 1570 में। तिरुमल ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद जो प्रमुख शासक थे, श्रीरंग प्रथम, वेंकट द्वितीय, श्रीरंग द्वितीय, रामदेव, वेंकट तृतीय और श्रीरंग तृतीय। प्रमुख घटनाएं जो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हजारा राम स्वामी मंदिर व विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। नगलापुर या नागलपुर नामक नगर किसने बनवाया था? नया नगर था, कृष्णदेव राय ने। जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर राज्यों के संघ ने विजयनगर को पराजित कर दिया था। तालीकोटा के युद्ध, जिसको राक्षस तांगड़ी अथवा बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहा था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? हरिहर प्रथम था। कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था? उसकी पत्नी गंगा देवी ने। किसकी पत्नी?
पहले शासक हरिहर प्रथम की। वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण किया था। सोनार की बेटी का युद्ध देवराय प्रथम और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच हुआ था। गज बेटकर की जो उपाधि थी देवराय द्वितीय को दी गई थी। गज बेटेकर भी उसको कहा जाता था। देवराय द्वितीय को इम्माड़ देवराय भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया था। अमुक्त माल्य तथा जाम्बवती कल्याणम के लेखक स्वयं कृष्णदेव राय थे। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को शिष्ट जबकि भू राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। तो शिष्ट और अठावने क्या थे? प्रशासनिक इकाइयां जो थीं, जिला जो सबसे ऊपर रहता था कोट्टम या वलनाडु कहते थे। इसके नीचे परगना रहता जिसे नाडु कहते थे। फिर परगने के नीचे 50 गांवों का समूह होता था जिसको मेला ग्राम कहते थे और सबसे नीचे उर होता था जो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। विजयनगर आने वाले जो प्रमुख विदेश यात्री थे, निकोलो कांटी इटली का यात्री था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। निकतिन रूस का यात्री था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। डुआर्ट बारबोसा या बारबोसा पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया। फर्नांडीज नूनीज पुर्तगाल का था, अच्युत देव राय के शासनकाल में आया। और सीजर फ्रेडरिक इटली का था, सदाशिव राय के शासनकाल में आया। बहमनी राज्य इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। जो संस्थापक था इसका हसन गंगू या जफर खां या अलाउद्दीन हसन बहमद शाह जिसका नाम था। इसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में। इस वंश का अंतिम शासक कलीम उल्लाह था। तुलु वंश के बारे में विशेषतः प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ और। तो तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। आपने देखा तुलु वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना था। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में, ध्यान रखिए, तेलुगु में था अमुक्तमाल्यद और संस्कृत में जामवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। इसके दरबार में रहता था, अष्टदिग्गजों में एक था। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज या आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था सेना नायकों को? नायक। ये नायक वस्तुतः भू सामंत होते थे जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जिसको अमरम कहते थे। पूछा भी गया है। आयंगर व्यवस्था भी बहुत प्रसिद्ध व्यवस्था थी। तो प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन के लिए 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे, वेतन नहीं दिया जाता था इनको कोई फिक्स। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेची जा सकती थी और न ही दान में दी जा सकती थी। भक्ति आंदोलन की बात करें तो दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार अलवार और नयनार संतों ने किया। अलवार संत विष्णु के तथा नयनार संत शिव के भक्त थे। महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति परंपरा कायम थी। वैष्णव भक्ति यहाँ वारकरी और धारकरी संप्रदाय में विभक्त थी। वारकरी संप्रदाय में विट्ठल या विठोवा जो कृष्ण का ही एक रूप है, उसकी पूजा की जाती थी। वहीं घारकरी या धारकरी संप्रदाय में राम की पूजा की जाती थी। विभिन्न संत और जिस सिद्धांत या मत का उन्होंने प्रतिपादन किया, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का, रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद का, माधवाचार्य ने द्वैतवाद का, निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का। सूफी मत 2 भागों में विभाजित था, बाशरा और बेशरा।
बाशरा मतलब इस्लामी कानून का जो पालन करते थे। इसके अंतर्गत चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी और नक्शबंदी संप्रदाय आते थे। वहीं बेशरा जो इस्लामी कानूनों में बंधे नहीं थे, ये कलंदर और फिरदौसी संप्रदाय में विभाजित थे। प्रमुख सूफी सिलसिले उनके स्थापनाकर्ता, तो चिश्ती सिलसिले का जो स्थापना किया था शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। सुहरावर्दी की शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। मुख्यतः शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसके संस्थापक माने जाते हैं। कादरी अब्दुल कादरी जिलानी ने। नक्शबंदी की ख्वाजा बाकी बिल्ला ने। मुख्यतः ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद भी इसके माने जाते हैं। फिरदौसी शेख जलालुद्दीन सुर्ख ने। सत्तारी अब्दुल्ला सत्तारी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये सभी भारत में इसकी स्थापना करता थे। भारत में इन लोगों ने स्थापना की थी इन सब चीज़ों की। शिवाजी के बारे में बात करें, मराठा साम्राज्य की, तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था 1627 अप्रैल में शिवनेर के दुर्ग में। इनकी माता का नाम जीजाबाई था, पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। इनके गुरु दादाजी कोंडदेव थे, आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। इनका राज्याभिषेक जून 1674 में और सितंबर 1674 दो बार हुआ था। इनके पुत्र संभाजी और राजा राम थे। इनकी मृत्यु 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुई थी। 1659 ईस्वी में अफजल खां अब्दुल्ला भतारी की इसने हत्या की थी इन्होंने। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां को इन्होंने पराजित किया था। ये क्रम से भी याद रखिएगा। 1664 ईस्वी में सूरत की पहली लूट इन्होंने की थी। 1665 ईस्वी में जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि की थी। 1670 ईस्वी में दूसरी बार सूरत की लूट इन्होंने की थी। 1666 ईस्वी में आगरा में औरंगजेब की कैद से निकलने में सफल रहे थे। शिवाजी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इनको आप क्रम से भी याद रख सकते हैं। शिवाजी के अधीन प्रशासनिक इकाइयां जो थी, प्रशासनिक इकाई स्वराज्य जिसको छत्रपति जिसका अधिकारी होता था, महाल जिसका सर हवलदार अधिकारी होता था, तर्फ के अधिकारी को हवलदार कहते थे, मौजा के अधिकारी को कारकुन कहते थे, गांव के अधिकारी को पाटिल या पटेल कहते थे। ये पूछा भी आ चुका है, इसका मुखिया कौन कहलाता था। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। इनके मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। कौन कौन थे विभाग? पेशवा ये प्रधानमंत्री होते थे। अमात्य या मजूमदार ये वित्त मंत्री होते थे। वाक्यानवीस या मंत्री जो दैनिक कार्यवाही से संबंधित होते थे। सचिव ये पत्राचार विभाग संबंधित होते थे। सुमंत या दबीर ये विदेश मंत्री होते थे। सेनापति या सरे नौबत सैन्य मंत्री होता था। पंडित राव ये धर्माधिकारी होते थे। न्यायाधीश ये न्याय प्रमुख होते थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी क्रम से याद रखिए। संभाजी 1680, राजा राम 1689, ताराबाई 1700, शाहूजी 1707, राजा राम द्वितीय 1749। विभिन्न जो मराठा सरदार थे उनके प्रभाव क्षेत्र मिलान करने के लिए आता है। इंदौर होलकर, ग्वालियर में सिंधिया, पूना में पेशवा, नागपुर में भोसले और बड़ौदा में गायकवाड़। विभिन्न पेशवा इनका भी क्रम आपको याद रखना आ सकता है। बालाजी विश्वनाथ पहले, फिर बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, नारायण राव, रघुनाथ राव, माधवराव नारायण और बाजीराव द्वितीय। आंग्ल मराठा युद्ध कब कब हुए? तो पहला 1775 से 1782, द्वितीय 1803 से 1805 और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। और यहीं से मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। महत्वपूर्ण संधियां जो हुई थी, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच। संगोला की संधि 1750 में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। पुरंदर की दूसरी संधि पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेजों के मध्य 1676 में हुई थी। ये 1776 में, तो क्रम भी आप याद रख सकते हैं यहाँ से। बड़गांव की संधि 1779 में पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेजों के मध्य। सालबाई की संधि 1782 में पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के मध्य। बसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में रघुजी भोसले द्वितीय तथा अंग्रेजों के मध्य। सुरजी अर्जुन गांव या अर्जुन गांव की संधि
30 दिसंबर 1803 अर्थात पहले देवगांव फिर अर्जुन गांव, सिंधिया तथा अंग्रेज के मध्य। राजापुर घाट की संधि 1805 में होलकर और अंग्रेजों के मध्य। पूना की संधि जून 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य। ग्वालियर की संधि 1817 नवंबर में दौलत राव और अंग्रेजों के मध्य। मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में मल्हार राव होलकर और अंग्रेजों के मध्य। ये सभी आपको बार बार देखने हैं। सिख संप्रदाय की बात करें, महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं, गुरु नानक 1469 में इनका जन्म होता है। 1539 ईस्वी तक ये सिख धर्म के प्रवर्तक रहते हैं। सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। गुरु अंगद ये द्वितीय गुरु होते हैं सिख धर्म के। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता होते हैं। 1539 में गद्दी पे बैठते हैं। गुरु अमरदास इसके बाद गुरु रामदास आते हैं, सिखों के जो चौथे गुरु होते हैं। अमृतसर शहर एवं संतोष सर तालाब का निर्माण इन्होंने करवाया। गुरु अर्जुन देव इसके बाद आते हैं, स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। गुरु हरगोविंद आते हैं इसके बाद, अकाल तख्त का निर्माण इन्होंने करवाया। फिर गुरु हर राय आते हैं। फिर गुरु हरकिशन आते हैं 1661 में। गुरु तेग बहादुर 1664 में, औरंगजेब ने जिनको मृत्युदंड दिया था। गुरु गोविंद सिंह ये अंतिम गुरु थे, खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। एक और फैक्ट यहाँ पे, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। उसके पुत्र को इन्होंने छिपाया था, मदद दी थी। तो गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था किसने? जहांगीर ने, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। अब मुगल साम्राज्य में आते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य है और आपके मध्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक होता है, इसके पिता उमर शेख मिर्जा होते हैं, माता कुतलुग निगार खानम। इसके पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल 4 रहते हैं। बाबर की जो आत्मकथा थी तुझके बाबरी या बाबरनामा है। 1526 से 1530 ईस्वी तक ये शासन करता है। बाबर के प्रमुख युद्ध पाखा चाघा से याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में बाबर विजयी होता है। चारों बाबर विजयी होता है। खानवा का युद्ध इसके बाद होता है मार्च 1527 में, बाबर और राणा सांगा के मध्य। चंदेरी का युद्ध इसके बाद 1528 में होता है, बाबर और मेदनी राय के मध्य। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, बाबर और महमूद लोदी के मध्य। चारों में ही बाबर विजयी रहता है। अंततः मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है भारत में। हुमायूं, इसका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में होता है। 1530 ईस्वी में आगरा में सिंहासन पर बैठता है। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था, जो इसकी बहन थी। इसकी मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई थी। इसके जो प्रमुख युद्ध थे क्रम से याद रखिएगा। देवरा का युद्ध 1532 में हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के मध्य। हुमायूं विजयी रहा था इसमें। फिर चौसा और कन्नौज का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य होता है, जिस दोनों युद्धों में शेरशाह विजयी होता है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। उसके बाद सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, हुमायूं और शेरशाह के उत्तराधिकारी सिकंदर सूर के मध्य, जिसमें सिकंदर सूरी या सिकंदर सूर ये हार जाता है, हुमायूं विजयी हो जाता है। शेरशाह सूरी के कार्यों की बात करें तो बचपन का नाम इसका फरीद खां था। मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि इसको प्रदान की थी, क्योंकि इसने शेर मार गिराया था। 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। 1545 में कालिंजर विजय के दौरान मृत्यु हो गई थी। उक्का नामक एक अग्न्यास चला रहा था, उक्का नाम था उसका, और इसकी मृत्यु हो गई थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की इसने शुरुआत की थी। अकबर की बात करें तो जन्म इसका 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। माता पिता हमीदा बानो बेगम और हुमायूं थे। बचपन का नाम जलाल था। संरक्षक इसके बैरम खां थे। राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ था, अचानक से हुमायूं की मृत्यु के बाद। इसकी मृत्यु अक्टूबर 1605 में होती है। इसका कब्र सिकंदरा आगरा के निकट स्थित है। प्रमुख युद्ध जो अकबर के होते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के मध्य होता है।
जिसमें अकबर की विजय होती है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य होता है, अकबर की विजय होती है। विभिन्न जो कार्य थे अकबर के, दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, इसी क्रम से याद रखना है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में, जजिया कर समाप्ति 1564 ईस्वी में, आगरा से राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित 1571 ईस्वी में, इबादत खाने का निर्माण 1575 में, इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए इसने 1578 में खोल दिया, मजहर की घोषणा 1579 में की, इबादत खाना बंद कब किया? 1582 में, दीन इलाही धर्म की स्थापना या दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किया। अकबर के जो नौरत्न थे, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, इन नामों में एक दो नामों में फ़र्क आपको कई स्रोतों में अलग अलग मिलेगा। ठीक है, इसका कारण यह है कि अलग अलग समय पे कुछ नवरत्न बदलते रहे। ठीक है, एक दो ऐसे हैं नाम जो चेंज होते रहे। जैसे इसमें आपको मान सिंह का नाम नज़र आ रहा है, कहीं कहीं मान सिंह का नाम नहीं नज़र आएगा आपको, कहीं कहीं फ़कीर अजीउद्दीन की जगह किसी और का नाम नज़र आएगा। फिलहाल ये नवरत्न थे। ठीक है, अकबर द्वारा विभिन्न समयों पर विजित राज्य कौन कौन थे? तो मालवा और चुनार 1561 में, मालवा का शासक बाज बहादुर था। उसके बाद चुनार विजय जब हुई, अफगान शासक था वहाँ का। आमेर विजय 1562 में, भारमल थे राजा। मेड़ता का जो राजा था जयमल थे, 1562 विजयी होती है। गोंडवाना 1564 में, रानी दुर्गावती और वीर नारायण शासक होते हैं। मेवाड़ 1568 में उदय सिंह से जीतता है, उसके बाद 1576 में महाराणा प्रताप से। रणथंभौर 1569 में सुरजन राय हाड़ा शासक रहता है। फिर कालिंजर 1569 में रामचंद्र शासक रहता है। जैसलमेर 1570 में रावल हर्राय शासन रहता है। मारवाड़ 1570 में राव चंद्रसेन शासक रहता है। बीकानेर 1570 में राय कल्याणमल शासक रहता है। जोधपुर 1570 में चंद्रसेन शासक रहता है। गुजरात ध्यान रखिएगा, पूछता है अलग से, 1572 में मुजफ्फर खां तृतीय शासक रहता है। बिहार एवं बंगाल 1574 में दाऊद खां शासक रहता है। काबुल 1581 में मिर्ज़ा हकीम शासक रहता है। कश्मीर 1586 में यूसुफ खां शासक रहता है। उड़ीसा 1592 में निसार खां शासक रहता है। सिंध 1591 में जानी बेग शासक रहता है। बलूचिस्तान 1595 में अफगान शासक वहाँ का रहता है। कंधार 1595 में मुजफ्फर हुसैन शासक रहता है। खानदेश 1591 में अली खां शासक रहता है। अहमदनगर 1600 में चांद बीबी शासक रहती हैं। और असीरगढ़ 1601 में, जो कि अंतिम इसका विजय था, मीरन बहादुर वहाँ का शासक रहता है। जहांगीर इसका पुत्र था, वास्तविक नाम सलीम था। शेखू बाबा भी इसको कहता था अकबर। माता पिता हरकाबाई, जिसको जोधाबाई भी आप लोग देखते हैं सीरियल में, अकबर इसके पिता थे। पत्नी इसकी मानबाई जगत गोसाई मेहरुन्निसा, जिसको नूरजहां कहते हैं, थी। पुत्र इसके खुसरो, परवेज, शहरयार और जहांदार थे। आत्मकथा तुझके जहांगीरी थी। मकबरा शाहदरा में है। दरबार में आने वाले विदेशी कौन थे? हॉकिंस, सर थॉमस रो, फ्रांसिस्को पेलसार्ट। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा इसने चलाई थी। दरअसल ये जो मनसबदारी प्रणाली थी उसी में कुछ संशोधन इसने किया था, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा चला करके। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां, जिसका वास्तविक नाम खुर्रम था, इसके माता पिता कौन थे? जगत गोसाई और जहांगीर। पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल भी कहते हैं। पुत्र, इसी की याद में उसने ताजमहल बनाया था। पुत्र दारा शिको, औरंगजेब, मुराद और शाह सुजा थे। इसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में होती है। 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित करता है ये। दारा शिको को शाह बुलंद इकबाल की पदवी यही देता है। दारा शिको ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्रे अकबर शीर्षक के अंतर्गत करवाया था। इसका उदार बेटा था ये। शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, इसका शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसकी कब्र आगरा में ताजमहल में स्थित है, इसकी बेगम मुमताज महल के साथ।
विभिन्न उत्तराधिकार के युद्ध इसके शासनकाल में होते हैं। सबसे पहले बहादुरगढ़ या बहादुरपुर का युद्ध होता है शाह शुजा और शाही सेना के मध्य, जिसमें शाही सेना विजयी होती है 24 फरवरी 1658 को। उसके बाद धर्मत का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 में औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा जसवंत सिंह और कासिम खां की शाही सेना के मध्य, जिसमें औरंगजेब। इसके बाद सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा दारा शिकोह के मध्य। औरंगजेब इसमें विजयी होता है। उसके बाद खजवा का युद्ध होता है 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब और शाह शुजा इनके मध्य युद्ध होता है, औरंगजेब विजयी होता है। फिर देवराई का युद्ध होता है 12 से 14 अप्रैल 1659, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य होता है। दारा शिकोह को औरंगजेब इसमें मृत्यु के घाट उतार देता है, अर्थात औरंगजेब अंतिम रूप से विजयी होता है। तो ये याद रखिएगा, बहादुरपुर, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़, खजवा, फिर देवराई। औरंगजेब, इसके माता पिता मुमताज महल और शाहजहां थे। पत्नी दिलरास बानो बेगम, जिसको रबिया उद्दौरानी भी कहा जाता था। पुत्र इसके मुअज्जम, जिसको बहादुर शाह प्रथम भी कहते हैं, मोहम्मद आजम और कामबख्श। तो मुअज्जम, आजम और कामबख्श इसके पुत्र थे। इसका राज्याभिषेक 2 बार होता है, पहली बार 31 जुलाई 1658 को आगरा में, दूसरी बार 15 जून 1659 को दिल्ली में। इसकी मृत्यु फरवरी 1707 में होती। इसका मकबरा औरंगाबाद, मुंबई अर्थात महाराष्ट्र में है। औरंगजेब 1658 से 1707, ये याद रखिएगा। मुगल शासन व्यवस्था की बात करें तो सूबा या प्रांत सबसे बड़ा होता था। इसके जो प्रमुख अधिकारी होता था सूबेदार या नाजिम कहलाता था। इसके बाद जिले का स्थान आता था, सरकार जिसको कहते थे, फौजदार इसका प्रमुख होता था। फिर परगना या महाल आता था, शिकदार इसका प्रमुख होता था। फिर मौजा या दीहा या ग्राम आता था, खुद मुकदम या चौधरी इसका प्रमुख होता था। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा लागू की गई थी, विशेषकर टोडरमल इसका प्रमुख था। मनसब जात एवं सवार में विभाजित होता था। मनसबदारों की जो श्रेणियां थीं, मनसबदार 10 से 500 जात तक के मनसब इसके अंतर्गत आते थे। अमीर 500 से 2500 जात तक के मनसब आते थे इसके अंदर। अमीरे उम्दा 2500 से अधिक जात के मनसब इसके अंतर्गत आते थे। मुगल काल में जो भूमि का विभाजन होता था, खालसा भूमि सीधे बादशाह के नियंत्रण में जो रहती थी, जागीर जो सरदारों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि होती थी, और तीसरा सयूरगल या मददे माश जो विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि होती थी। जो भू राजस्व वसूली प्रणालियाँ थीं, बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली, जब्ती प्रणाली, आईने दहसाला या दहसाला प्रणाली, इजारेदारी या ठेकेदारी प्रणाली और नस्क या कनकूत प्रणाली, ये सभी प्रमुख भू राजस्व प्रणालियाँ थीं मुगल काल की। विभिन्न निर्माण कार्य मुगल कालीन प्रमुख जो स्थापत्य थे, बाबर द्वारा आगरा की मस्जिद, आगरा में मस्जिद का निर्माण, अकबर द्वारा आगरा में आगरा का किला, जहांगीर का महल, अकबरी महल, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, जहांगीर महल, मरियम महल या मरियम उज जमानी महल। जहांगीर द्वारा अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनवाया गया। शाहजहां द्वारा दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला, आगरा में मोती मस्जिद, ताजमहल। औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद और राबिया उद्दौरानी का मकबरा, जिसको बीबी का मकबरा या ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं, वो भी औरंगजेब ने बनवाया था। विभिन्न प्रमुख पुस्तकें, बाबर नामा या तुझके बाबरी बाबर ने लिखी थी, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने, ताजुल मासिर हसन निज़ामी ने, तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद ने, तारीख़ शेरशाही अब्बास खां शेरवानी ने, आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम ने, कानूने हुमायूनी ख्वादमीर ने, नुस्खा-ए दिलकुशा भीमसेन ने, सियार उल मुतखरीन गुलाम हुसैन ने, इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खां ने, शाहजहां नामा इनायत खां ने, चहार चमन चंद्रभान ब्रह्मण ने, फुतुहाते आलमगीरी ईश्वरदास नागर ने, खुलासत उत तवारीख सुजान राय भंडारी ने। उत्तर मुगल कालीन जो शासक थे, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम उसका पुत्र बनता है 1707 में। फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुख शियर, रफ़ीद उद्दौला उसके बाद, फिर मोहम्मद शाह,
मोहम्मद शाह के समय ही 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है, महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1756-57 में इसी के समय दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। फिर शाह आलम द्वितीय, जिसके समय बक्सर का युद्ध होता है और राजा पेंशन भोगी, शासक जो है मुगल शासक पेंशन भोगी हो जाते हैं यहीं से। इसके पहले एक और प्रमुख युद्ध शाह आलम द्वितीय के समय होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। फिर अकबर द्वितीय आता है, फिर अंतिम शासक जो मुगल रहता है बहादुर शाह द्वितीय जफर। विभिन्न सुमेलित हैं। दाम तांबे की मुद्रा होती थी, देसाई राजस्व अधिकारी होते थे, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, जरीब यह भूमि की माप के लिए प्रयोग होता था। जहांगीर विलियम हॉकिंस इसके समय आया, शाहजहां के समय ट्रेवरनियर आया था, औरंगजेब के समय मनूची आया था। जहांगीर पहले, फिर मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर बहादुर शाह द्वितीय, ये तो आप आराम से कर लोगे। 1556 में अकबर का राज्यारोहण होता है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा? रानी के द्वारा। 1680 में शिवाजी का देहांत होता है। 1686 में औरंगजेब द्वारा बीजापुर की विजय की जाती है। इकता यह दिल्ली के सुल्तानों संबंधित है, जागीर मुगल संबंधित है, अमरम विजयनगर संबंधित है, मोकासा मराठों संबंधित है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ। बाबर खानवा का युद्ध इसने लड़ा था 1527 में। हुमायूं चौसे के युद्ध से संबंधित है 1539। अकबर हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित है 1576। शाहजहां बल्ख के युद्ध से संबंधित है 1646। जहांगीर के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार दो थे, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर को इसने नादिर उल अस्र की उपाधि थी, ये पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, प्रकृति संबंधी चित्र बनाता था। अबुल हसन, जिसको नादिर उज जमा की उपाधि थी, ये व्यक्ति के चित्र में महारत था, ये जैसा का तैसा किसी को उतार सकता था। तुझके जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा थी, फारसी में लिखी गई थी। विभिन्न स्थापत्य उनकी अवस्थिति कहाँ है? तो अदीना मस्जिद पंडुआ में है, पश्चिम बंगाल में। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है। दाखिल दरवाजा गौड़ में है और 3 दरवाजा मंदिर अहमदाबाद में है। 3 दरवाजा मस्जिद अहमदाबाद में है। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में और चीज़ें। मनसब, श्रेणी और पद 2 भागों में विभाजित होते थे। मनसबदार श्रेणी और पद प्राप्त अधिकारी होता था। दशमलव प्रणाली पर यह आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था। मध्य एशिया से आयातित थी। शासनकाल के 11वें वर्ष अकबर ने इसको प्रारंभ किया था। टोडरमल इसका प्रमुख था। मनसबदारी व्यवस्था में 33 वर्ग थे, कुल 66 थे प्रचलन में, ठीक है। 33 वर्ग प्रचलन में थे और कुल 66 होते थे इस व्यवस्था में जो वर्ग होते थे। हालांकि प्रचलन में केवल 33 थे। कभी कभी मशरूत अथवा सशर्त पद भी होते थे इसमें। अकबर द्वारा अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में जात एवं सवार दोहरी व्यवस्था लागू की गई थी। 40वें वर्ष में पहली कोटि जात के अनुरूप सवार होती थी, दूसरी कोटि आधे सवार होते थे, तीसरी कोटि में आधे से भी कम सवार होते थे। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था, यह महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट में भी आया है। सैन्य और असैन्य अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग में लाना इसका मकसद होता था। बाद में जहांगीर ने इसमें 2 अस्पा सिंहस्पा पद्धति जोड़ी। 2 अस्पा क्या होते थे? सवार पद के 2 गुने घोड़े जो रखते थे। सिंहस्पा सवार पद के 3 गुने घोड़े जो रखते थे। चित्तौड़गढ़ की संधि प्रमुख संधि है 1615 ईस्वी में, राणा अमर सिंह के साथ हुई थी। जहांगीर और राणा अमर सिंह के साथ। राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता इसमें स्वीकार कर ली थी। जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ वापस कर दिया था। जुंटा दल के बारे में आता है, कौन कौन से इसमें सम्मिलित था। तो नूरजहां ने जहांगीर से विवाह के बाद इसको बनाया था प्रभाव अपना जमाने के लिए। इसके जो अन्य सदस्य थे, एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग इसके जो पिता थे, असमत बेगम, आसफ खां, शहजादा खुर्रम। जो शिष्टमंडल आया था जहांगीर के दरबार में कौन कौन था? विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत और प्रतिनिधि था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था। जहांगीर द्वारा इंग्लिश खां की उपाधि इसको दी गई थी। सर टॉमस रो,
ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। बादशाह के साथ शिकार भी ये खेलने गया था। फ्रांसिस्को पेलसर्ट ये डच पर्यटक था। रीमान स्ट्रेटी नामक इसने पुस्तक लिखी थी, ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये था मध्यकालीन इतिहास। बहुत तेज़ी से मैंने इसको ख़त्म किया है। उम्मीद है यहाँ से जो जितनी भी जनरल चीज़ें हैं, देखिए फैक्ट तो बहुत ज़्यादा है मध्यकाल में, ठीक है, उसके लिए 2 घंटे का वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, सारे फैक्ट्स उसमें आपको मिल जाएंगे। बट इसमें आपको जल्दी आप रिवाइज कर लोगे 15 से 20 मिनट में इसको, तो 15 से 20 मिनट में पूरा मध्यकाल का ओवरव्यू एक बार आपका तेज़ी से हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फिर अगर कल हो सकेगा तो आधुनिक भारत धीरे धीरे सारे सेगमेंट कंप्लीट करवा देंगे इससे।